Morning students, today we are going to learn chapter number 10 class 9th साइंस। चैप्टर का नाम अपने ग्रेविटेशन। देखिए, आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो, जैसे कि आप स्काई में मून देखते हो, प्लेनेट देखते हो, जितने भी, वो प्लेनेट किसी न किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या किसी न किसी दूसरी चीज़ से अट्रैक्ट रहते हैं या रिपल्स रहते हैं या किसी तरह से जुड़े रहते हैं। यहाँ ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर है, नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रेविटी आपने सुना होगा नाम, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं जिसको, यानी कि किसी चीज़ को अर्थ जो होती है वो अपनी ओर खींचती है। ये ग्रेविटेशन एक तरह से फोर्स है, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन का फोर्स। अब ये कहाँ लगता है, कैसे लगता है, कैसे डिस्कवर किया और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। यानी अपने मन में, अपने माइंड में कई सारे ऐसे विचार आते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे न्यूटन, इसाक न्यूटन के माइंड में सबसे पहले एक विचार, एक थॉट आया था, जब वो आपने पढ़ा छोटी क्लासेस में, कि वो बगीचे में लेटे हुए थे और उनके ऊपर अचानक से आकर एक एप्पल गिरता है। तो उन्होंने सोचा, क्या ब्रेन में आया सबसे पहले, कि एप्पल मेरी ओर, यानी नीचे क्यों आया, यानी पेड़ से टूटने के बाद इसको नीचे आने की कहाँ जरूरत थी, ऊपर भी तो जा सकता था, साइड में जा सकता था। लेकिन ये चीज इसाक न्यूटन को सोचने पे मजबूर किया उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि इसका कोई न कोई लॉजिक है, कोई न कोई रीजन है, और वो रीजन फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशन का लॉ। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ एक इंटरेक्शन करता है, एक प्रतिक्रिया कह सकते हो, या एक अट्रैक्शन फोर्स फील करता है। वो अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा और कैसे फील करता है, वो इस लॉ के अनुसार उन्होंने समझाया। इसको आप एक छोटे से आप कह सकते हो एक्टिविटी से कर सकते हो। जैसे कि आप एक छोटा सा स्टोन लेते हैं, उसको किसी धागे से बांध देते हैं और आप इसको राउंडली ऐसे करके घुमाते हैं। राउंडली घुमाएंगे तो स्टोन क्या करेगा, चारों ओर राउंड करेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर, एक मतलब सर्कुलर पथ में, एक बिल्कुल निश्चित डायरेक्शन में चलता रहेगा, घूमता रहेगा, जब तक आप उसको छोड़ नहीं दोगे। इसका मतलब क्या है कि जो स्टोन है वो अपने एक निश्चित डायरेक्शन में चल रहा है। इसी तरह से जो मून है वो अर्थ के चारों ओर डायरेक्शन कर रहा है, प्लेनेट है जो सन के चारों ओर मूवमेंट कर रहे हैं। तो इसका रीजन क्या है, अगर आप इस थ्रेड को, धागे को छोड़ देते हो तो स्टोन क्या होगा, एक डायरेक्शन में चला जाएगा। इसका मतलब है कि स्टोन और अपने हैंड के बीच एक फोर्स वर्क कर रहा है, जिस फोर्स का नाम दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की ओर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसको कहां पे, सेंटर की ओर अट्रैक्ट कराने में हेल्प करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी प्लेनेट हैं, उन सब के ऊपर ये सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क करता है। इसी के कारण वो सेंटर की ओर, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की ओर अट्रैक्ट रहते हैं। इसको आप अट्रैक्शन फोर्स भी कहते हैं। इस फोर्स के आधार पर ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल वर्ड मीन्स क्या है, यहाँ पे यूनिवर्सल क्यों कहा गया है, यूनिवर्सल मतलब आप ये कह सकते हो पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो ट्रू है या ट्रूथ है, सच्चाई है, जिसको प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए, प्रत्येक चीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ये जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो प्रत्येक ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। देखिए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है सामने। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। यहां तक आधा रूल हो गया अपना, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उनके प्रोडक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। पहली बात हो गई क्लियर। दूसरी बात, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है यहां पे उल्टा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस,
यहां दो चीजें, एक स्क्वायर और दूसरा डिस्टेंस। डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस बढ़ेगी, इनवर्सली हो रहा है, मतलब जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना ही फोर्स क्या होगा, वीक होगा, कम होगा। देखो इसको हमने कैसे समझाया है। यहाँ एक एग्जांपल के रूप में आपके पास दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई मान लो प्लेनेट मान सकते हो या ऑब्जेक्ट मान सकते हो, एक ऑब्जेक्ट ए और दूसरा बी। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, यहां इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की डिस्टेंस दे रखी है स्मॉल डी। बड़े वाले ऑब्जेक्ट का हमने कैपिटल एम मास मान लिया है और छोटे वाले ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम है। अब देखिए, देखने की बात यह है कि इन दोनों के बीच एक फोर्स अप्लाई होगा, यानी पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे, दोनों पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो बात यहां पे लिखी थी हमने कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एफ क्या है यहां पे, फोर्स, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम मास ऑफ द बिग ऑब्जेक्ट एंड स्मॉल एम मास ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, यानी दोनों के प्रोडक्ट, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल है। ये अपनी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से आधा पार्ट अपनी डेफिनेशन का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जो फोर्स है वही किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके बीच की जो डिस्टेंस है जिसको हमने डी कहा था, इसके प्रोपोर्शनली, इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली मतलब 1 अपॉन, इनवर्सली का मतलब हमेशा यही होता है कि 1 के नीचे ली जाती है उस डिजिट को, तो 1 अपॉन डी, डी डिस्टेंस थी और इसका स्क्वायर डी स्क्वायर, यानी एफ प्रोपोर्शनल 1 अपॉन डी स्क्वायर। ये अपनी हो गई इक्वेशन सेकंड। दोनों फोर्स के लिए अप्लाई होती है, इसलिए हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, यानी कि कंबाइनिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। देखिए क्या होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे हम, एफ प्रोपोर्शनल कैपिटल एम इंटू एम अपॉन स्मॉल डी स्क्वायर। ये अपनी इक्वेशन थर्ड हो गई, यानी दोनों को कंबाइन करके लिख दिया। अब बात आती है प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, यानी कि इस प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाने के लिए, हम इसको इक्वल्स करने के लिए यहाँ पे एक अलग से कांस्टेंट, जिसको कह सकते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाते हैं, जिसका नाम क्या दिया हमने, कैपिटल जी, जी फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हमने जी से डिनोट किया है, यानी एफ प्रोपोर्शनल जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका फोर्स हमने फाइंड आउट किया, किसका, ग्रेविटेशन का। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। अब देखिए यहां पे जो जी है, जी की वैल्यू एक फिक्स होती है, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए जी की वैल्यू, वैल्यू ऑफ जी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी इक्वेशन को आगे लेते हैं। तो जी इक्वल्स टू क्या होगा, जी इक्वल्स टू एफ इंटू डी स्क्वायर, एफ डॉट डी स्क्वायर अपॉन, जी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो एफ इस डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एम एम अपॉन कैपिटल एम और स्मॉल एम। ये इक्वेशन अपनी फिफ्थ। अब यहां पे इस इक्वेशन से हम जी की यूनिट फाइंड आउट करेंगे। यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो जी की यूनिट एफ, एफ फॉर एफ की न्यूटन डॉट डी, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस को किसमें, ऐसा यूनिट डिस्टेंस की मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, एम और एम दोनों नीचे की तरफ है, मतलब ऑब्लिक, मास की यूनिट किलोग्राम एंड किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये किसकी यूनिट है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, जी की यूनिट होगी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये जी की यूनिट है। और जी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आप अर्थ के लिए जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज पुट करनी पड़ेगी अपने को, जैसे जो जो चीज दे रखी है जी एफ के लिए, जैसे एफ डी एम एम, ये निकाला हुआ फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, हम आगे एग्जांपल में इसको फाइंड आउट करेंगे। 6.6
7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको निकालना मैं बताऊंगा नेक्स्ट एग्जांपल में। अपने पास वैल्यूज आएगी, उन वैल्यूज के आधार पर हम जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब नेक्स्ट, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या क्या फायदे हैं, या आप ये कह सकते हो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट है द फोर्स ऑफ द बाइंड्स अस टू द अर्थ। फर्स्ट है इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं नोट कर देता हूं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कोई भी लॉ बनता है, कोई भी ग्रेविटेशन का हो चाहे साइंस में कोई भी लॉ होते हैं, वो उन सबकी कोई न कोई इंपॉर्टेंस होती है। तो यहां पे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसमें, इट हेल्प्स अस टू बाइंड टू द अर्थ। इट हेल्प अस टू बाइंड टू द अर्थ। इट मीन्स ये अपने को अर्थ से बांध कर रखता है। बांध कर रखने का मतलब क्या है? जोड़े रखता है। देखिए कई बार अपने मन में विचार आता है कि अर्थ क्या है? गोल है। सब जगह हमने पढ़ा है कि अर्थ अंडाकार या गोलाकार है। अर्थ की जो शेप है वो कैसी है? या तो ओवल शेप, या आप ये कह सकते हो स्फेरिकल है। अब देखिए सोचने की बात ये है कि मान लो अपना इंडिया यहाँ पे है, या अपना गांव या अपना जो भी शहर है वो यहाँ स्थित है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया सरफेस के ऊपर है तो हम आराम से रह रहे हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि अर्थ क्या करती है? सन के चारों ओर भी घूमती है और अपने एक्सिस पे भी घूमती है। इट मीन्स अगर ये ऐसे राउंड कर रही है तो हम क्या होंगे? यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं, या फिर कोई देश इसके इस हिस्से पे होगा, कोई इस हिस्से पे होगा, कोई कंट्री यहाँ होगा, कोई कंट्री यहाँ होगा, कोई यहाँ होगा, कहीं भी हो सकता है। तो सपोज करो जो कंट्रीज नीचे की तरफ होंगे, जैसे एक स्फेयर है, गोला है, वॉलीबॉल है, उसके नीचे की तरफ अगर आप कोई चीज़ रखोगे, ऊपर अगर कोई चीज़ रख रहे हो तो सपोज करो रुक सकती है। जैसे आपने 1 रुपये का कॉइन है, सिक्का है, अगर वॉलीबॉल के ऊपर रख दिया तो रुक जाएगा, थोड़ी देर के लिए रखोगे, स्टेबल रखोगे तो। लेकिन अगर उसको नीचे की तरफ रखना चाहोगे तो क्या वो रुक जाएगा? उसके नहीं रुकेगा। तो ये अपने माइंड में आता है कि ये जो अर्थ होती है उसके नीचे की अगर बात करें तो नीचे की ओर ऑब्जेक्ट्स जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग है और सब चीज़ें हैं, वो कैसे रुकती होगी? तो यहाँ पे सबसे पहले अपने माइंड में एक ही चीज़ आती है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो क्या करता है? ये बताता है कि अर्थ प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच कर रखती है, बांध कर रखती है, यानी एक फोर्स से अपनी ओर खींचती है। इसीलिए हमारे हाथ में कोई चीज़ है, जैसे चौक का टुकड़ा मेरे हाथ में है, और अब क्या होगा? ये चौक जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, अभी तो क्या है फोर्स मेरे मस्कुलर फोर्स के कारण ऊपर रुका हुआ है, लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा तो कहाँ जाएगा? ये नीचे। नीचे क्यों गया? क्योंकि अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है। हर चीज को अर्थ अपनी ओर खींचती है। अर्थ की बात नहीं है, एवरी ऑब्जेक्ट, मून होगा और जितने प्लेनेट है वो सब एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इट हेल्प अस टू बाइंड, ये अपने को बांध कर रखती है अर्थ अपनी ओर, इस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं है तो हम यूनिवर्स में कहीं भी ऐसे ही घूमते रहेंगे, स्कैटर्स करते रहेंगे। जैसे कि अपन कई बार, जैसे कोई कमरा है, धूल का भरा हुआ कमरा है, उसमें धूल के कण ऐसे रोशनी में से दिखते हैं, कहीं भी स्कैटर करते हुए, उस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स के कारण हम इस अर्थ से जुड़े रहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस है द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है? द मोशन ऑफ द मून अराउंड अर्थ, यानी जो मून की मोशन होती है, मून क्या करता है? अर्थ के चारों ओर राउंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें मेनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। किसका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? बोथ मून एंड अर्थ, दोनों का। क्योंकि अकेली अर्थ ही मून को नहीं, मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, और इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये इसके चारों ओर क्या करता है? राउंड करता है, चारों ओर मोशन करता है। थर्ड पॉइंट है द मोशन ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन।
द मोशन ऑफ द प्लेनेट टू द सन या अराउंड द सन, आप इसको अराउंड ही लिख सकते हैं। अराउंड दी सन, यानी कि जो मोशन होती है, जितने भी प्लेनेट हैं एट प्रेजेंट, जो प्लेनेट 8 प्लेनेट हैं, वो क्या करते हैं, सन के चारों ओर मूवेबल होते हैं, मोशन करते हैं। जिनमें से अपना एक अर्थ भी प्लेनेट है जो किसके चारों ओर, सन के चारों ओर राउंड कंप्लीट करती है। कितने दिन में करती है, 1 ईयर या 365 डेज मानते हैं इसको, 364 एंड 1/4। तो इस टाइम में ये जो अर्थ होती है वो सन के चारों ओर एक कंप्लीट पूरा राउंड करती है, जिसको 1 ईयर कहेंगे। और 24 आवर्स में ये अपने एक्सिस पे एक राउंड कंप्लीट करती है अर्थ। वो चीज़ें आप और पढ़ लेंगे अगली क्लासेस में। नेक्स्ट पॉइंट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का और क्या इंपॉर्टेंस है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है द टाइड ड्यू टू द मून एंड द सन। टाइड्स ड्यू टू द मून एंड सन। टाइड्स क्या होते हैं, सबसे पहले टाइड यानी जितने भी सी होते हैं, ओशंस होते हैं, उनका पानी एक बार बाहर निकलता है और वापस अंदर जाता है। क्यों निकलता है, क्यों बाहर जाता है, ये अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पानी सी से बाहर निकलता है। जब मून और सन और अर्थ एक डायरेक्शन में आते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आते हैं, तो सी का जो वाटर होता है वो बाहर की ओर किनारे पे काफ़ी ऊंचाई तक आ जाता है, जिसको हम कहते हैं टाइड। और टाइड के कारण काफ़ी सारा मटेरियल सी लेवल से बाहर की ओर आ जाता है, जो बहुत सारा बेनिफिट लोगों को होता है। कई सारे आप ये कह सकते हो कई सारे फायदे हैं इसके, कई सारे व्यापारिक फायदे हैं जो लोगों को होते हैं। जैसे फिशेज होती है, फिशेज काफ़ी मात्रा में बाहर निकल जाती है, जिससे लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत अच्छे फायदे हैं। आप ये कह सकते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के विदाउट हम कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे या डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे या एक दूसरे से रिलेटेड नहीं रहेंगे, तो फिर इस लॉ के बिना अपना अस्तित्व होना भी संभव नहीं है। इसमें आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, द मास ऑफ द अर्थ दे रखी है 6.10 बेस 24 किलोग्राम, और द मास ऑफ द मून दे रखा है 7.4 इंटू 10 बेस 22 किलोग्राम। द डिस्टेंस बिटवीन कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑफ मून, फोर्स दे रखा है यहाँ पे, और डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड मून दे रखी है 3.84 इंटू 10 बेस पावर 5 किलोमीटर। कैलकुलेट द एक्सर्टेड फोर्स बाय अर्थ ऑन द मून, मून के ऊपर अर्थ का जो फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना है। तो ये आप वैल्यूज पुट करके इस फॉर्मूले के अनुसार, अब अभी बताया था मैंने, F इक्वल्स टू GMM अपॉन d²। यहाँ पे अपने को ये सारी वैल्यूज दे रखी है, G दे रखा है, वेट यानी मास ऑफ द अर्थ दे रखा है, मास ऑफ द मून दे रखा है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ये सारी वैल्यूज पुट करके हम F की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप G की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी एक ऑब्जेक्ट, इनमें से कोई भी एक चीज दे सकता है, दूसरी चीज पूछ सकता है, इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना फ्री फॉल, वो नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।